बिल्डर, नेता, मंत्री और अफसरों के गठजोड़ से एक माफिया तंत्र बनता है। यह माफिया तंत्र देश के हर शहर में गैर कानूनी इमारतें खड़ी करता है, उन्हें लाखों करोड़ों में बेचता है। बिल्डर तो इस धंधे में अरबपति बनते ही हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाले नेता, मंत्री और अफसर भी मालामाल होते हैं। हर बार फंसते हैं तो सिर्फ वो आम लोग जो अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर ऐसे मकान खरीदते हैं। मुंबई में भी यही हुआ। 2 दिनों से आप टीवी चैनलों पर वर्ली इलाके के कैंपा कोला कैंपस की इमारतों के आसपास मंडराते बुलडोजर, रोते बिलखते और हंगामा करते लोगों की तस्वीरें देख रहे होंगे। आज सुबह बुलडोजर और जेसीबी मशीनों के साथ बीएमसी के दर्जनों कर्मचारी, सैकड़ों पुलिस वाले कैंपा कोला कैंपस पहुंचे थे। मकसद था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 100 से ज्यादा फ्लैट को जमींदोज करना। हंगामे और मातम के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू हुई, लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई। मातम की जगह दिवाली मनाई जाने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि बिल्डर, नेता और अफसरों के गठजोड़ से बनी ऐसी इमारतों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती जिन्होंने बिल्डर के साथ साठगांठ करके ऐसी इमारतें खड़ी की है? मुंबई में ऐसी हजारों इमारतें हैं, तो क्या उन इमारतों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशेंगे। कुछ नेता भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए खास सुबह से मुंबई के वर्ली के कैंपा कोला कंपाउंड में गहमा गहमी बढ़ गई। सोसाइटी में रिहाइश करने वाले किसी कीमत पर फ्लैट नहीं तोड़ने देने पर फिर आमादा थे। मंगलवार को खाली हाथ लौटी बीएमसी और पुलिस पूरी तैयारी से मुस्तैद हो गई और तभी सुबह 10:30 बजे और बीएमसी के बुलडोजर ने कैंपा कोला कंपाउंड के गेट को ढहा दिया। कैंपा कोला कंपाउंड में सब्र टूट गया, ख्वाब जमींदोज हो गए और उम्मीदें चकनाचूर। 1000 से ज्यादा लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नेता भी मौजूद थे, लेकिन मजबूरी के साथ। फ्लैट गिराने के लिए बीएमसी और पुलिस सख्ती करने तक को तैयार थी, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। बुलडोजर पर ब्रेक लग गया, पुलिस की सख्ती नरमी में बदल गई और बीएमसी हाथ मलती रह गई। सुबह 11:30 बजे राहत की खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद संज्ञान लिया और कैंपा कोला कंपाउंड में अवैध निर्माण गिराने पर मई 2014 तक रोक लगा दी। पल भर में मंजर बदल गया। अब तक जिन आंखों में गम के आंसू थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। क्यों ये कर रहे हैं? हम लोग क्या इधर बॉम्ब बना रहे हैं? हम टेररिस्ट हैं? से बनाया हुआ घर लेते क्या गुनाह है? कुछ सॉल्यूशन तो निकलता ही है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, मार के करने का ये किसी का फायदा ज्यादा है, नुकसान हम सबका है। हमने ब्लैक दिवाली मनाई है ये साल, ये आज हमारी एक्चुअली दिवाली है। कोशिश करेंगे कि हमें फिर से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हम सब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और हम केस जीतेंगे। कल तक जो नेता अपनी मजबूरी बताकर लोगों को खाली भरोसा दे रहे थे, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जीत नजर आने लगी। नेताओं की जुबान पर कैंपा कोला सोसाइटी के पीड़ितों के लिए सत्ता के हर गलियारों से राहत के चांद तारे तोड़ लाने का दावा होने लगा। इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बड़ी एक काफ़ी अच्छी उनको रिलीफ मिली है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में, महीनों में हम जरूर एक परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ के रेसिडेंट से। 2 घंटे पहले आंसू थे दुख के, अभी आंसू हैं खुशी के। और मैं मानती हूँ कि ये संघर्ष में कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को न्याय जरूर मिलेगा। हम लोगों की नीति है कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकालकर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से बनी हुई है, अब वो चल रही थी, अब उसके लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कुछ बातें साफ हैं, कैंपा कोला कंपाउंड के अवैध फ्लैट टूटेंगे जरूर,
लेकिन पीड़ित बेघर नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उनकी रिहाइश का रोड मैप मांगा है। सरकार ने सुझाव दिए हैं, जिस पर कोर्ट सुनवाई के बाद फैसला करेगा। लेकिन सवाल सिर्फ कैंपा कोला सोसाइटी के करीब 1000 लोगों का ही नहीं, लाखों करोड़ों लोग एक अदद आशियाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई लगा देते हैं। लेकिन वक्त के साथ कैंपा कोला सोसाइटी के पीड़ितों की तरह उन्हें पता चलता है कि जिसे उन्होंने सपनों का आशियाना समझा, वो बिल्डर, लीडर और अफसर से भ्रष्ट गठजोड़ की अवैध इमारत है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिल्डर, लीडर और अफसर के भ्रष्ट नेक्सस पर लगाम लगेगी, ताकि किसी को कभी आंसू बहाने पर मजबूर न होना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत तो दे दी है। पहले खबर आई 31 मई तक, बाद में आई अगले आदेश तक। तो ये तो माना जाए कि फिलहाल उनकी इमारतें नहीं टूटेगी, वो परिवार बेदखल नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नौबत आई कैसे, कैसे ये इमारत बनी, कई सालों तक बनी, बनती रही, बिल्डर बेचते रहे, लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर इमारत में फ्लैट्स खरीदे, और इतने सालों बाद आखिर तोड़ने की नौबत आई क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन? सबसे पहला सवाल कांग्रेस के हमारे साथ हैं अमीन पटेल साहब। सबसे पहला सवाल तो आपसे ही बनता है, सरकारें आपकी थी तब भी, जब 80 से लेकर 89 तक की इमारत बनी, गैर कानूनी ढंग से बनी और उसको लगातार इजाजत मिलती रही, और उसके बाद आज परिवार बेदखल होते होते बचे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी होती तो शायद परिवार बेदखल होते, और सैकड़ों लोगों को रोते हुए हमने सुबह से टेलीविजन पर देखा। जिम्मेदारी किसकी? देखिए, इसमें पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। जब ये महानगर पालिका बिल्डिंग बन रही थी और जब प्लान सबमिट हुए थे, उस वक्त महानगर पालिका और बिल्डर ने मिल करके ये षड्यंत्र रचा था। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी जानकारी है, जो लोगों ने घर खरीदा है उनको ये पता नहीं था कि ये घर इलीगल बन रहे हैं। किस पार्टी की महानगर पालिका थी? किस पार्टी की थी, आप ही बताएं। और दूसरी बात, शरद पवार उस समय मुख्यमंत्री थे, आज उनसे सवाल पूछा गया तो कन्नी काट के बगल से निकल गए। मिलिंद देवड़ा जो साउथ मुंबई से जो एमपी हैं, आज वहां आंसू बहाने और उनके आंसुओं में शामिल होने पहुंच गए। सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार पॉलिटिकल सिस्टम है, आपकी सरकार थी वहां महाराष्ट्र में। आप जो कह रहे हो, मिलिंद देवड़ा साहब आज नहीं पहुंचे हैं। मिलिंद देवड़ा साहब पिछले 6 महीने से रेसिडेंट्स के साथ में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जा रहे हैं। दिन में 1 मर्तबा नहीं 10 मर्तबा उनको मिलते हैं। और ये मिलिंद देवड़ा, चलिए अच्छी बात है, जो बार बार जो सीएम, हम तारीफ करेंगे कि कम से कम मिलिंद देवड़ा ने अपना कंसर्न दिखाया, हम तारीफ करेंगे। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, जिम्मेदारी किसकी है? आपने खुद कहा, अमीन साहब, आपने खुद कहा कि उन लोगों का कोई कसूर नहीं जिन्होंने इमारत खरीदी, तो कसूर तो उनका है जिन्होंने इजाजत दी, बिल्डर से जिनकी सांठगांठ थी, बिल्डर ने जिनकी मिलीभगत से इतनी बड़ी इमारत खड़ी करके और उनको बेच दिया। आप ये जानते हो कि अगर एक इमारत बनती है तो वहाँ का नगर सेवक हो, आमदार हो या खासदार हो, उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती बिल्डिंग बनाने में या नहीं बनाने में। जो मुंबई महानगर पालिका का बिल्डिंग प्रपोजल के जो ऑफिसर होते हैं वो प्रपोजल को स्क्रूटनी करते हैं। और ऐसा कोई ढांचा नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर बिल्डिंग का प्लान सबमिट हो तो नगर सेवक को या आमदार को या खासदार को दिया जाता है। तो इसका मतलब आप किसी की जिम्मेदारी नहीं मानते हैं? इसका मतलब आमदार, खासदार या विधायक, सांसद, इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्डर अफसरों के साथ माफिया तंत्र बनाकर ऐसी इमारतें खड़ी करके बेच गया। आज वो सब सड़क पर आ रहे थे, आप जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। मैं जिम्मेदारी चाइना एनसीजी कांग्रेस नेता हैं अमीन पटेल, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी? सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन आज वो बेघर होते होते रह गए। जिम्मेदारी उस पॉलिटिकल सिस्टम की है या नहीं है, उस गठजोड़ की है या नहीं है, जहां से ऐसी गैर कानूनी इमारतों को अप्रूवल मिलता है। ये जो पोल खोल हो रहा है 25 साल बाद 750 परिवार के साथ, आज कैंपा कोला ही क्यों, ऐसे 55,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं मुंबई में जहां ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। मैं मानती हूं कि जो आप प्रावधान और संवेदनशीलता और सोच विचार कर सकते हैं अपने झुग्गी झोपड़ियों के लिए, तो ये मध्यम वर्ग के ऊपर ये अत्याचार क्यों? सवाल यही है। शाइना एनसीजी आपने एक बात कही, आपने एक बात कही कि 55,000 ऐसे फ्लैट हैं की जो आपने कहा 55,000 ऐसे फ्लैट हैं जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। इसका मतलब इस फ्लैट में कहीं न कहीं कुछ गैर कानूनी है, कुछ ग्रे एरिया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कल को ऐसे 25, 50, 200 फ्लैट और टूटने लगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जिम्मेदार कौन? आज जो आप एक मिनट, पूरा सिस्टम है जो आज आप जानना चाहते हैं कि कौन है विधायक, कौन है नगर सेवक, कौन है खासदार,
मुझे लगता है इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि कहाँ है राजनीतिक इच्छा शक्ति कि सही ढंग से काम करे। जो बिल्डर्स ने ये परमिशंस बिल्डिंग प्रपोजल से ली है तो वो एरेंट ऑफिसर्स भी तो हैं, लेकिन वो बीएमसी officers में जिन्होंने ये बीएमसी की permission जिम्मेदारी दी भी है ना ताकि ये हो शायना सके। जी। देखिए, बीएमसी में शिवसेना बीजेपी का कब्जा है बीएमसी पर, अफसोस की और बहुत बात कुछ ये अप्रूवल है, बीएमसी से होता है। देख, बीएमसी की जिम्मेदारी आप- है कि आप नहीं? आप civilize- जिम्मेदारी से मुक्त हो रही है क्या? ये 55,000 अगर है, इसमें से बीएमसी की मिलीभगत कितनी नहीं, है? क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, जो आप सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई पार्टी कहे कि हम जिम्मेदार हैं और कोई पार्टी कहे कि क्रेडिट हमें दीजिए। मुझे लगता है ये बहुत ही ट्रिवियल मुद्दा होगा। मुद्दा ये है कि आज 750 परिवार की ज़िंदगी बच चुकी है, 6 महीने की राहत, और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा अभिनंदन देना चाहती हूँ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने सही ढंग से पक्ष रखा है। मैं सिर्फ एक जानकारी सुधार दूं शायना जी, एक अच्छी बात यह है कि 6 महीने का नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कह दिया कि अगले आदेश तक हो सकता है 1 साल हो जाए। ये वो सुप्रीम कोर्ट ने ये बढ़ा दिया और वो थोड़ा। अगला आदेश ट्यूसडे तक है, जब तक अटॉर्नी जनरल अपनी प्रतिक्रिया न दे ट्यूसडे को। जी, हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं मुंबई से, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अनिल गलगली साहब। आपने इस पर काफी काम किया, जिस ढंग से गैर कानूनी इमारतें बनती हैं, उनको अप्रूवल मिलता है, एक गठजोड़, एक नेक्सस काम करता है बीएमसी, अफसर, बिल्डर, नेता, मंत्री। आप इसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पर इसमें राजनेता लोग, महानगर पालिका, पुलिस, इनका पूरा एक नेक्सस है। आज जो लोग फ्लैट बचाने की बात कर रहे हैं, मगर ये राजनेता भूल रहे हैं कि वो अवैध निर्माण था। आप आज इस एक अवैध निर्माण को बचाने की बात कर रहे हैं, वैसे पूरे राज्य में 5.5 लाख अवैध निर्माण है, उसे भी आपको बचाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आज नेताओं को और सरकारों को सोचना पड़ेगा कि कहाँ अपने को मदद करना है, कहाँ नहीं करना है। पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर 2-2 महीने से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आज जो राजनेता लोग जो इन इलीगल निर्माणों को बचाने आ रहे हैं, तो ये राजनेता क्यों नहीं, जब निर्माण बनते हैं उन्हें रोकते हैं? उन्हें रोकने का काम इनका भी है। जी, ये सही सवाल है, ये सही सवाल है अमीन पटेल साहब, अमीन पटेल साहब, यही सही सवाल है कि आज आप बचाने आ रहे हैं, क्योंकि जब बिल्डिंग गिर रही है, टेलीविजन चैनल पर 2 दिन से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब वकील साहब हमारे साथ हैं, वो बताएंगे, शिवाजी जाधव, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान क्यों लिया, लेकिन मीडिया में खबरें आई, रोते बिलखते चेहरे दिखाए। सवाल ये उठता है, बिल्डिंगें बनी क्यों, पहले क्यों बनती है और अभी 55,000 क्यों है? इसका मतलब कहीं न कहीं गठजोड़ है। देखिए, मैं आप नहीं, अनिल जो हमारे दोस्त है, ये कह रहे हैं कि राजनेता के सामने बिल्डिंग बनती है। अनिल भी एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट है, वो जानते हैं कि अगर एरिया के अंदर 10 बिल्डिंगें बनती है तो उसको ओसी कितने माले की या सीसी कितने माले की या उसके पास परमिशन है कि नहीं है, ये राजनेता को नहीं पता होता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट का जब काम शुरू होता है, एक बिल्डिंग जब बननी शुरू होती है, सर, लेकिन ये तो कोई उसके क्यों पास समझेगा क्या पटेल साहब की राजनेताओं को नहीं पता होता है? लोकल एमएलए, लोकल एमपी या जो बीएमसी के जो पार्षद होते हैं, उनको नहीं पता होता है। हम दिल्ली में और देश के अलग अलग शहरों में देखते हैं कि कैसे बिल्डर से एसोसिएशन है बड़े बड़े नेताओं का, और तमाम तरह के रिश्ते हैं बिल्डर से। रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनियां किसी नेता, मंत्री और एमपी की सरपरस्ती में फलती फूलती है। कैसे कह रहे हैं आप? आज किसी के संबंध हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि हर राजनेता के बिल्डरों से संबंध होते हैं। आप ये अगर कहेंगे कि बिल्डर माफिया नहीं है और बिल्डर माफिया का कोई रिश्ता नहीं है, मुझे लगता है जो मुंबई के दर्शक देख रहे होंगे उन्हें भी यकीन नहीं होगा। शायना इनसे आप साफ गोई से बताएं कि क्या ऐसा नहीं होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज का फायदा उठाती है राजनीतिक संरक्षण का? वो ये जानते हैं कि किसका जो ये मध्यम वर्ग के लोग जिनको आप सजा देना चाहते हैं बिल्डर्स के वजह से, तो ये भी तो सोच लीजिए कि वो पेनल्टी भरने के लिए तैयार है, वो अपने थोड़े जगह को फॉरफिट करने के लिए तैयार है, तो क्या उनको न्याय नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता या न्याय मिलना चाहिए? सही सवाल आपने उठाया, हमारे साथ हैं, आ सकते हैं शायना जी। आज मुंबई के अंदर ऐसी हजारों बिल्डिंग है जिसमें परमिसेबल एफएसआई जो अवेलेबल था उसको पेनल्टी ले करके उसको रेगुलाइज किया गया है, और इस कैंपा कोले कंपाउंड की भी बिल्डिंग के लोगों ने पहले पेनल्टी भरी है। आज इस बिल्डिंग को प्रिस्क्राइब जो परमिसेबल एफएसआई है उसके अंदर मुंबई महानगर पालिका ऑफिशियली उसको
एक्सेप्ट कर सकती है। चलिए हम सिर्फ इस बिल्डिंग की बात करने की बजाय थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ हैं शिवाजी एम जाधव, एडवोकेट है सोसाइटी के, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जाधव साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे राहत दी? अब क्या लगता है, कैंपा कोला की अगर बात करें, जो 100 परिवार जो बेघर होते, क्या माना जाए कि उनको छत मिल जाएगी या क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? ये जो बिल्डिंग्स 84, 85, 89 के दरमियान बनी थी, ये लोगों को ये सारे जो एग्रीमेंट साइन किए, तो जज साहब का जब मेन जजमेंट आया तब कहना था कि इन्होंने सब ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं, मगर वास्तव में ऐसा होता नहीं। वो कुछ बिल्डर्स के अश्योरेंस पे उन्होंने वहाँ पर वो फ्लैट्स ले लिए। आज एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली है ये कैंपा कोला रेसिडेंट्स को। आज जब कोर्ट बैठी आज कोर्ट, तो उन्होंने जज साहब ने एक बड़ा ह्यूमन अप्रोच आज लिया। उन्होंने आज सुबह वर्तमान न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और कल के टीवी के रिपोर्ट्स के बेसिस पे जज साहब ने नरीमन साहब और अटॉर्नी जनरल को मैसेज भेज के बुलाया, और यहाँ नॉट ओनली कि 31 मई 2014 तक उन्होंने रिलीफ दी, टाइम दिया, बल्कि अटॉर्नी जनरल को एक प्रपोजल सबमिट करने के लिए ट्यूसडे को 19 तारीख को 3 बजे फिर कोर्ट बैठेगी, और उनका जो जजमेंट है, मेन जजमेंट जिसके अगेंस्ट रिव्यू भी हुआ था, वो कायम रख के उसमें इनको एक स्कोप देंगे, एक प्रपोजल देके कि अलग से एक बिल्डिंग वहां पर कंस्ट्रक्ट करके ये लोगों को वहां अकोमोडेट करेंगे, और जो तब तक ये लोगों को ये बिल्डिंग डिमोलिश नहीं करेंगे। चलिए आपके पास आएंगे शिवाजी साहब, शिवाजी आपके पास आएंगे, शिवाजी जाधव से। राजीव रंजन, आप कैसे देखते हैं? हम लोग लगातार सुबह से खबरें देख रहे हैं, तमाम नेताओं के बयान देखे, मिलिंद देवड़ा के भी देखे। हालांकि एक बात मानना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ आउट ऑफ वे भी जाकर कहा, एक तरह से तलखी भी थोड़ी मुख्यमंत्री को दिखाई। आप इसको किस तरह से देखते, पॉलिटिकल राजनीतिक संरक्षण और आज जो कुछ हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि अगर लोकसभा के चुनाव इतने नजदीक नहीं होते तो इस तरह से चीजें नहीं होती। मिलिंद देवड़ा वहां पर गए, केंद्रीय मंत्री के तौर पर वहां पर गए, और विरोध करने वाले लोगों के बीच में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को से वो बात करना चाहते हैं, उनका फोन स्विच ऑफ है, उनके मुख्यमंत्री बात नहीं ले रहे, और इसकी शिकायत अगर यहाँ सब कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे। मुझे लगता है मिलिंद देवड़ा अगर चुनाव नहीं होता तो इस हद तक नहीं जाते, और अच्छा हुआ कम से कम जिस भी तरीके एक अच्छी चीज थी, सारी पार्टियां वहां थी, शायना एनसी भी थी, बात भी की, शिवसेना के भी नेता थे, सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी। एक अच्छी चीज है कि कम से कम सब लोग बचाने चले गए। बिल्कुल, शायना एनसी गई, हमने देखा इनसे औरतें लिपट करके बहुत खुशी का इजहार कर रही थी। आखिर ऐसी इमारतें मुंबई ही नहीं, देश के तमाम शहरों में ऐसी इमारतें बनती कैसे हैं? हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास एनसीआर में कहीं भी अगर देखें, हर शहर में ऐसी इमारतें बनती हैं, गैर कानूनी ढंग से बनती हैं। अगर 10 फ्लोर की इजाजत है, 20 फ्लोर तक बनती है, और तमाम ऐसी इमारतें देश भर में अलग अलग शहरों में बनती हैं। बनती कैसे हैं? और बनने के बाद अगर उन इमारतों को गैर कानूनी करार देकर ऐसे बुलडोजर पहुंचते हैं, जिम्मेदार बिल्डर, माफिया या वो तंत्र जिसने वो बिल्डिंग बनने दी, और खामियाजा भुगतते हैं वो लोग जिनके सर के ऊपर से छत छीनने की नौबत आती है। यही हम ब्रेक के बाद पहले चर्चा कर रहे थे। शायना एनसी जी, एक सवाल हमारे सहयोगी राजीव पूछना चाह रहे हैं। देखिए, मुंबई में एक और परेशानी आम आदमी के लिए शायना जी, कि कोई एक संस्था ऐसी नहीं है जिससे एक आम आदमी जो फ्लैट लेने वाला है वो जाके पता कर सके कि एफसीआई ठीक है या नहीं, बिल्डर का बिल्डिंग रूल ठीक है कि नहीं। ये सारी चीजें कहीं एक जगह है नहीं। इसके लिए नेताओं को प्रयास नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं मानती हूँ कि ये पूरा केस जो है एक चेतावनी है, ना सिर्फ मुंबई जैसे शहर के लिए, लेकिन दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। बहुत मर्तबा जब बायर्स जाते हैं, ये बायर बिवेयर की हम चर्चा करते हैं, लेकिन ड्यू डिलिजेंस कोई करता नहीं है। अभी सवाल ये उठता है कि बीएमसी ऑफिशियल्स ने क्या कोई हेरा फेरी की है? तो ज़रूर की है। उन्होंने किया इन कंप्लायंस विद द बिल्डर्स, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन 25 साल बाद ये चर्चा करना कि वो कौन थे, तब कौन जिम्मेदार था, सही कर रही हैं। ये कहना मेरे हिसाब से बेमतलब होगा। बेमतलब होगा, लेकिन सवाल उठता है जो आपने 55,000 बोला और जो हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो बोल रहे हैं, और ऐसी चीजें बनती, ऐसी बिल्डिंग्स बनती जा रही है। पटेल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अंजुम साहब, इसमें दो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जो नया हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो आ रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर लिया गया है कि जो कैंपा कोला का जो केस हुआ था उस तरह के केस ना हो। आज तक हमारे पास
पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जिसके अंदर बिल्डर बेचने से पहले उसको वहाँ अथॉरिटी में जाना होगा। और आज की तारीख में तो ऐसे चल रहा था कि जो बिल्डिंग डिमोलिश भी नहीं हुई है, रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो बिल्डर उसका माल बेचता था। आज के बाद ये हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, आज के बाद का मेरा मतलब है कि आने वाले दिनों में हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनने जा रही है, जो ड्राफ्ट हो चुका है, जो असेंबली के अंदर पिछले सेशन में पास हो गया है, तो कैंपा कोला जैसे हादसे ना हो उसके लिए एक प्रोविजन लाया गया है।